हेलो फ्रेंड्स। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने लॉ के वीडियो को और हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 3। लास्ट चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और हम कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन की शुरुआत। ठीक है, तो हम है पेज नंबर 38। पहला क्वेश्चन, प्रिंटेक्स कंप्यूटर इज अ सिंगापुर बेस्ड कंपनी हैविंग सेवरल बिजनेस यूनिट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। प्रिंटेक्स कंप्यूटर है, सिंगापुर की कंपनी है और बिजनेस करते हैं पूरे दुनिया में। इट हैज़ अ यूनिट फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर प्रिंटर्स विद इट्स हेडक्वार्टर इन पुणे। पुणे में उसका एक यूनिट है, पुणे में हेडक्वार्टर है। इट हैज़ अ ब्रांच इन दुबई, दुबई में भी ब्रांच है और कंट्रोल कर रहे हैं पुणे से। देखो, पुणे में जो उसका हेडक्वार्टर है वो तो पर्सन रिजाइडिंग इन इंडिया है ही, और पुणे से कंट्रोल कर रहा है किसको? दुबई के ब्रांच को, तो वो भी माना जाएगा पर्सन रिजाइडिंग इन इंडिया। व्हाट वुड द रेजिडेंसी स्टेट द फेमा अंडर 1999 ऑफ प्रिंटर यूनिट्स इन पुणे एंड दैट ऑफ दुबई ब्रांच। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो इन्होंने बता दिया है कि अगर कोई एजेंसी है, ऑफिस है, ब्रांच है या कंट्रोल कर रहा है किसी भी पर्सन के द्वारा, और अगर वो इंडिया में है, ठीक है ना, कंट्रोल करने वाला भी इंडिया में है, तो वो बंदा बन जाएगा, पर्सन बन जाएगा। उस पर्सन के केस में क्या देखेंगे हम? पर्सन रेजिडेंट इंडिया बनाने के लिए उनका ऑफिस, ब्रांच, एजेंसी इंडिया में होना चाहिए, और जो आउटसाइड इंडिया में है उसका ओन्ड और कंट्रोल होना चाहिए इंडिया से। देख लेते हैं। प्रिंटेक्स कंप्यूटर बीइंग अ सिंगापुर बेस्ड कंपनी वुड बी अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड। प्रिंटेक्स कंप्यूटर सिंगापुर की कंपनी, उसको तो हम पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ही बोलेंगे। नाउ पर्सन की डेफिनेशन है, पर्सन इंक्लूड कोई भी एजेंसी, एनी एजेंसी, ऑफिस, ब्रांच, कंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड बाय सच पर्सन, वो पर्सन कहलाते हैं। The term such person appears to refer to a person include. Accordingly, Printex unit in Pune, being a branch of a company, would be a person. Printex unit एक ब्रांच है, एजेंट है ना, हेडक्वार्टर है इंडिया में, तो उसको हम पर्सन ट्रीट करेंगे। Section 2 defines person resident in India. Thereof, person resident in India would include an office, branch or agency in India. कोई भी ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी इंडिया ओन्ड और कंट्रोल बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, चाहे उस इंडिया में कोई ऑफिस है और उसको कंट्रोल कर रहा है, ओन कर रहा है आउटसाइड इंडिया, बट उसे हम बोलेंगे पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, क्योंकि वो जो रिसाइड है, मतलब जो एग्जिस्टेंस है, फिजिकल प्रेजेंस है, उसका इंडिया में है। नाउ प्रिंटेक्स यूनिट इन पुणे इज ओन्ड और कंट्रोल बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। अब प्रिंटेक्स यूनिट जो पुणे में, उसको पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया वो कंट्रोल कर रहा है, फिर भी हम इसे बोलेंगे पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है। हाउएवर दुबई ब्रांच दो नॉट ओन्ड इज कंट्रोल बाय द प्रिंटर यूनिट इन पुणे। दुबई ब्रांच जो है वो कंट्रोल नहीं कर रहा है जो पुणे विच इज अ प्रेजेंट, हेंस दुबई ब्रांच नॉट ओन्ड इज नॉट ओन्ड बट इज कंट्रोल बाय द प्रिंटर। दुबई ब्रांच को ओन नहीं कर रहा है पुणे का, लेकिन पुणे कंट्रोल कर रहा है, तो इसीलिए हम दुबई ब्रांच को भी क्या बोलेंगे? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 2। Mr. Sen, an Indian national desires to obtain foreign exchange for the following purpose. मिस्टर सेन एक इंडियन नेशनल्स हैं और वो कुछ इंडियन मतलब भारतीय हैं और वो कुछ फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं। पहला, रेमिटेंस ऑफ $50,000 आउट ऑफ विनिंग ऑन अ लॉटरी टिकट। लॉटरी टिकट में $50,000 जीत लिया, अब उसकी रेमिटेंस करना चाहते हैं। नाउ सेकेंड, $1 lakh फॉर सेंडिंग अ कल्चरल ट्रूप ऑन अ टूर ऑफ यूएसए। $1 लाख खर्च करना चाहते हैं यूएसए के टूर पे। एडवाइस हिम वेदर ही कैन गेट फॉरेन एक्सचेंज एंड इफ सो व्हाट द कंडीशन। क्या इसको ये पैसा मिल जाएगा इंडियन को ये सब करने के लिए, या फिर कुछ और करना पड़ेगा? तो देखो, सेकेंड, अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। अब देखो, लिखने का भी तरीका पता चल रहा है ना, कैसे लिखेंगे। सेक्शन याद नहीं क्या हुआ भाई? एज पर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, मुझे तो खुद याद नहीं मैंने कभी सेक्शन लिखा भी या नहीं लिखा। नाउ सर्टेन रूल्स हैव बीन मेड, हाँ याद है, फाइनल में कुछ सेक्शंस कोट किए थे जो कि गलत हो गए थे, तो उसका तो नंबर कट गया था, शायद आधा एक नंबर तो काटा था। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि भाई मत लिखो अगर याद नहीं है तो। जरूरी नहीं है कि कोई ऐसा बेटर प्रेजेंटेशन और कुछ ज़्यादा ही नंबर मिल रहे हो सेक्शन के, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंटेंट अच्छे से होना चाहिए। नाउ एज पर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 सर्टेन रूल्स हैव बीन मेड फॉर ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। कुछ रूल्स बनाए गए कि करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन से आप फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एज पर दिस रूल फॉरेन एक्सचेंज फॉर सम ऑफ द करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन इज प्रोहिबिटेड। लेकिन कुछ जो ट्रांजेक्शन है वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन से प्रोहिबिट है,
कुछ ट्रांजेक्शन जो फॉरेन एक्सचेंज में करोगे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन से मना कर दिया गया। एज रिगार्ड सम अदर अकाउंट ट्रांजेक्शन फॉरेन एक्सचेंज कैन बी ड्रॉन विद प्रायर अप्रूवल। अगर कुछ अदर देन करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज निकाला जा सकता है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए। वाइल इन केस ऑफ सम करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन प्रायर परमिशन आरबीआई से करो। और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के केस में प्रायर परमिशन चाहिए आरबीआई से। अब देखते हैं पहला, रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग, सच रेमिटेंस इज प्रोहिबिटेड। इस रेमिटेंस को मना है, प्रोहिबिट है, लॉटरी खेलने के लिए पैसा नहीं देंगे। एंड सेम इंक्लूड फर्स्ट शेड्यूल, और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में भी इसको मना कर दिया गया। हेंस मिस्टर सेन कैन नॉट विड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज फॉर दिस पर्पस। तो मिस्टर जो सेन है वो लॉटरी में पैसे लगाने के लिए नहीं निकाल सकते हैं। Now second, foreign exchange for meeting expenses of cultural tour can be withdrawn by any person after obtaining permission from Government of India, Ministry of Human Resource Development as prescribed schedule to the Foreign Exchange Management Act। भैया इसके लिए पैसा निकाल सकते हैं, कल्चरल टूर के लिए कोई भी पैसा निकाल सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लो, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000 ऐसा कहता है उसका रूल। Hence in respect of them, second, Mr. Sen can withdraw द फॉरेन एक्सचेंज आफ्टर ऑब्टेनिंग सच परमिशन। ये परमिशन लेने के बाद वो निकाल सकता है टूर के लिए पैसा। इन ऑल द केसेज वेयर रेमिटेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अलाउड ईदर बाय जनरल और स्पेसिफिक परमिशन, द रेमिटर हैज टू ऑब्टेन द फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम एन ऑथराइज्ड पर्सन। जब किसी भी केस में जब पैसा निकालना अलाउड है तो पैसा कहाँ से लाएंगे? तो ऑथराइज्ड पर्सन के पास जाना पड़ेगा, जिसको गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया वही आपको फॉरेन करेंसी में पैसा दे सकता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। State which kind of approval is required for the following transactions under the Foreign Exchange Management Act। Foreign Exchange Management Act में किस टाइप का अप्रूवल चाहिए नीचे की दिए हुए 2 ट्रांजेक्शन में। पहला, X ए फिल्म स्टार wants to perform along with एसोसिएट्स इन न्यूयॉर्क। एक X एक फिल्म स्टार है, वो अपने एसोसिएट्स के साथ न्यूयॉर्क में दिवाली के ओकेजन पे इंडियन रेजिडेंट जो न्यूयॉर्क में रहते हैं उनके लिए परफॉर्मेंस करना चाहता है। न्यूयॉर्क में जाके दिवाली मनाएगा, उसके परफॉर्मेंस देगा वो। ना फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉल टू द एक्सटेंट ऑफ $20,000 इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। अब इसके लिए उसको $20,000 की जरूरत है ताकि वो वहाँ जाके परफॉर्म करे। बताओ भैया किसकी अप्रूवल की जरूरत है। नाउ सेकंड, आर वांट्स टू गेट हिज हार्ट सर्जरी डन एट यूनाइटेड किंगडम। आर अपने दिल की सर्जरी कराना चाहता है यूनाइटेड किंगडम में जाके, यूके में जाके। नाउ अप टू व्हाट लिमिट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कैन बी ड्रॉन बाय हिम एंड व्हाट आर द अप्रूवल्स रिक्वायर्ड। तो कितने पैसे निकाल सकता है और क्या अप्रूवल की जरूरत होगी। नाउ थर्ड, अप्रूवल टू द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस अंडर फेमा 1999। फेमा 99 के अकॉर्डिंग कौन कौन से अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। नाउ फर्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉल्स फॉर कल्चरल टूर्स रिक्वायर प्रायर परमिशन और अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इरेस्पेक्टिव द अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायर्ड। भैया कल्चरल टूर के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से परमिशन चाहिए, चाहे कितना भी अमाउंट निकाल रहे हो उसके लिए खर्च करने वाले। देयरफॉर इन द गिवन केस द फिल्म स्टार इज रिक्वायर्ड टू सीक परमिशन ऑफ द सेड मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से इसको तो अप्रूवल चाहिए। नाउ सेकंड, इंडिविजुअल कैन अवेल फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी विद इन द लिमिट ऑफ $2,50,000 ओनली। 2.5 लाख तक वो ले सकता है, इंडिविजुअल फैसिलिटी ले सकता है फॉरेन एक्सचेंज की $2.5 तक। एनी एडिशनल रेमिटेंस इन एक्सेस ऑफ द सेड लिमिट द एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड एन अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई। $2.5 से ऊपर कोई भी खर्चा करते हो उसमें आरबीआई से अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। हाउएवर इन कनेक्शन द मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रोड, अगर बाहर में कोई इलाज कराने की बात करें तो नो अप्रूवल द आरबीआई इज रिक्वायर्ड। कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है आरबीआई की। देयरफॉर आर कैन ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज अप टू अमाउंट एस्टिमेटेड बाय अ मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफरिंग ट्रीटमेंट। तो जितना भी वो जो हॉस्पिटल है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वो बता रही है कि इतने पैसे का खर्चा रहेगा, एस्टिमेटेड इतना, तो उतना वो निकाल सकता है। इसके लिए इलाज कराने के लिए कोई जरूरत नहीं है किसी अप्रूवल की। Question number 4, referring to the provision of the Foreign Exchange मैनेजमेंट एक्ट 1999 स्टेट द काइंड ऑफ अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। बताइए इन दोनों ट्रांजेक्शन में कौन सी अप्रूवल की जरूरत है। पहला, एम रिक्वायर्स $5,000 फॉर रेमिटेंस टुवर्ड्स हायरिंग चार्जेज ऑफ ट्रांसपोर्टेंस। हायरिंग चार्जेस की पेमेंट करनी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए पेमेंट करनी है $5,000 की। नाउ पी रिक्वायर्स $2,000 फॉर द पेमेंट रेडी टू कॉल बैक सर्विसेज ऑफ टेलीफोन। टेलीफोन की कॉल बैक सर्विसेज के लिए $2,000 की पेमेंट करनी है, उसके लिए बताइए क्या अप्रूवल है। सिंस अब देखते हैं कि भाई
कुछ ट्रांजेक्शन्स के लिए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती है, लेकिन कुछ फ्रीली परमिटेड ट्रांजेक्शन एंड सम अदर्स आर, कुछ फ्रीली परमिटेड और कुछ में रुकावट, जैसे लॉटरी के केस में प्रोहिबिट था। तो अब देख लेते हैं पहला, इट इज अ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। पहला है जो बिजनेस के लिए ट्रांसपोर्टेशन का, इट इज अ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन वेयर एम इज रिक्वायर्ड टू टेक अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर रेमिटेंस ऑफ हायर चार्ज ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इसमें ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, इसमें एम को सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए कि हम रेमिटेंस करना चाहते हैं। Now second, withdrawal of foreign exchange for payment to callback services of telephone is prohibited transaction। भैया callback services के लिए, टेलीफोन के लिए prohibited transaction, ये मना किया हुआ है इस ट्रांजेक्शन को। Hence, Mr. P cannot obtain US $2000 for this said purpose। तो मिस्टर पी नहीं ले सकते इस पर्पस के लिए $2000। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कितने क्वेश्चन है? 7 है। क्या हम इसी वीडियो में कंटिन्यू कर लें? आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो? या कर लेते हैं यार, चलो खत्म करते हैं इस चैप्टर को, लास्ट चैप्टर चल रहा है। नाउ सुरेश रिसाइडिंग इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 ही लेफ्ट इंडिया। भैया सुरेश पिछले साल में 2021 में वो इंडिया में था। ही लेफ्ट इंडिया ऑन 15 जुलाई 2021 को वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, स्विट्जरलैंड जा रहा है हाई स्टडी करने के लिए 2 साल के लिए। ना व्हाट वुड बी रेजिडेंशियल स्टेटस, तो बताइए उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा 21-22 और 22-23 के लिए। तो 21-22 में तो वो होगा ही रेजिडेंट, 22-23 में वो नहीं होगा क्योंकि 182 दिन से तो कम रहा है। और देख लेते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले लॉ लिखना पड़ेगा, ऐसे तो सिंगल में सिंपल जवाब नहीं दे सकते। Now, foreign exchange management residential status according to Foreign Exchange Management Act 1999, person resident in India means person residing in India for more than 182 days during the course of preceding financial year। person जो रिजाइडिंग इन इंडिया उसी को बोलेंगे जो व्यक्ति पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन से ज़्यादा रहा है। हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु हैज़ गॉन आउट ऑफ इंडिया और हु स्टेज आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया और फॉर एनी अदर पर्पस इन सच सर्कमस्टांसेस एंड विल इंडिकेट हिज इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर अनसर्टेन पीरियड। लेकिन इस पीरियड में हम उसको नहीं लेंगे, उस व्यक्ति को नहीं लेंगे जो हमेशा के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है, पता ही नहीं कितने पीरियड के लिए जा रहा है, जॉब के लिए जा रहा है, किसी भी पर्पस के लिए जा रहा है, लेकिन अनसर्टेन पीरियड के लिए जा रहा है, तो यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है 182 डेज वाला प्रोविजन। जनरली स्टूडेंट गोज आउटसाइड इंडिया, लेकिन जब स्टूडेंट कोई बाहर जाता है पढ़ने के लिए तो सर्टेन पीरियड के लिए जाता है, भाई 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। इन दिस केस मिस्टर सुरेश हु रिसाइड इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 21-21 लेफ्ट ऑन जुलाई 2021 फॉर स्विट्जरलैंड फॉर पर्पस ऑफ हायर स्टडीज इन बायोटेक्नोलॉजी फॉर 2 ईयर्स। अब देखो वो बता के जा रहा है मैं 2 साल के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो यहाँ पे है कि भाई सर्टेन पीरियड के लिए जा रहा है, तो वहाँ पे 182 डेज वाला क्लॉज एप्लीकेबल होगा। तो आरबीआई हैज क्लैरिफाइड इट्स, तो आरबीआई ने क्लैरिफाई दिया भी है कि स्टूडेंट्स विल बी कंसिडर्ड एज नॉन रेजिडेंट, तो उस पीरियड के लिए स्टूडेंट नॉन रेजिडेंट कहलाए जाएंगे। दिस इज बिकॉज यूजुअली स्टूडेंट्स स्टार्ट वर्किंग देयर टू टेक केयर ऑफ, लेकिन इसमें वहाँ पे बताया कि स्टूडेंट वहाँ पे पैसे कमाने लग जाते हैं अपने खर्चा निकालने के लिए। तो मिस्टर सुरेश विल बी ट्रीटेड एज पर्सन रेजिडेंट इंडिया, 21-22 के लिए वो रेजिडेंट इंडिया माना जाएगा टिल 16 जुलाई, और 17 जुलाई 2021 से वो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया माना जाएगा क्योंकि वो 17 जुलाई 2021 को छोड़ के जा रहा है इंडिया। However, during the financial year 2023, Mr. Suresh will be considered as person outside India as he left India on 15 July 2022। 22-23 में वो पूरा का पूरा पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया माना जाएगा क्योंकि वो 15 जुलाई 2021 को ही छोड़ के चला गया है। ठीक है। Now foreign exchange for studies abroad according to para schedule। अब इसमें उन्होंने एक्स्ट्रा भी दे दिया है कि भाई 2.5 लाख से बेस्ट एस्टिमेटेड खर्चा है, एनी एडिशनल रेमिटेंस 2.5 लाख तक का जो है वो लिमिट है कि 2.5 लाख तक खर्चा कर सकते हो पढ़ाई के, उसके बाद लेकिन अगर उससे ऊपर जाते हो तो आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत है आरबीआई से। इन केस फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायर्ड इज ओनली 50,000 पर एकेडमी, हेंस अप्रूवल, मतलब 1 साल में से 55,000 रुपये अगर $55,000 अगर खर्च कर रहे हो पढ़ने लिखने पे तो आरबीआई की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल 2.5 लाख की बात की है और 1 साल में $55,000 की लिमिट है, अदरवाइज $55,000 से ऊपर करते तो आरबीआई की अप्रूवल रहेगी। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, इसमें वो भी दिया हुआ था 25,000 ऐसे दे रहे हैं और 30,000, तो ये 55,000 ही है। एक इम्पोर्टेंट कॉल है प्लीज़, सॉरी। हाँ पापा, हाँ आई भी। चलो ठीक है, ठीक, नहीं अखे नहीं दुए दे थे, ठीक ठीक।
2 बजे तक आई आवे 2 बजे। चलो ठीक, ठीक, ठीक। मैं जैसे बोलता हूँ कि हर किसी के फ़ोन को इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन लाइफ में वो 2% जिनको कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता, जिन्होंने इस लायक बनाया है हमें, वो है मम्मी पापा। तो पापा का फ़ोन था, गांव गए हुए। चलिए, तो इसमें वो एग्जांपल में हमने पूरा, मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं था। 25,000 ट्यूशन फी दे रहा है, 30,000 स्टे एक्सपेंसेस, तो उन्होंने बता दिया कि ठीक है बेटा, ओवरऑल 2.5 लाख की लिमिट है, लेकिन 55,000 एक साल में कर रहे हो तो कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है आरबीआई की, और आप 55,000 से ऊपर कर रहे हो तो आरबीआई की अप्रूवल जरूरत होगी $55,000 से ऊपर। नाउ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, और इवन लॉ सिलेबस का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं। नाउ फर्स्ट, मिस्टर पी हैज won a big lottery and wants to remit $20,000 आउट ऑफ his winning to his son who is in USA। मिस्टर पी ने लॉटरी जीत लिया, उस लॉटरी के पैसे से $20,000 वहाँ अपने बेटे को देना चाहते हैं अमेरिका में। तो ये तो हम तो पहले देख चुके हैं, ये तो बैन है, प्रोहिबिटेड है। एडवाइस वेदर सच रेमिटेंस इज पॉसिबल, बताइए क्या रेमिटेंस पॉसिबल है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में। सेकंड, मिस्टर जेड इज अनवेल, मिस्टर जेड सही नहीं है, ठीक नहीं, उनकी तबीयत खराब है। वुड लाइक टू हैव अ किडनी ट्रांसप्लांट डन इन यूएसए, उनका किडनी ट्रांसप्लांट होना है यूएसए में। ही वुड लाइक टू नो द फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड, द अमाउंट दैट कैन बी ड्रॉन एज ए फॉरेन एक्सचेंज मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रोड। तो हमने तो देखा था मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रोड के केस में जो एस्टिमेटेड अमाउंट होगा, वहाँ का हॉस्पिटल, वहाँ की मेडिकल इंस्टीट्यूट बताएगी, उतना लेके जा सकते हैं, किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। पढ़ लेते हैं आंसर। पहला 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 ये देखो, पहले तो उन्होंने बता दिया कि भाई रेमिटेंस जो होगी फॉरेन एक्सचेंज में, चाहे वो पर्सन सेल करे, ड्रॉ करे फॉरेन एक्सचेंज, वो ऑथोराइज्ड पर्सन से ही होनी चाहिए, करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स होनी चाहिए। नाउ प्रोवाइडेड द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड इन कंसल्टेशन द आरबीआई इम्पोज सच रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन पे कुछ रेस्ट्रिक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ने डाली है आरबीआई से कंसल्ट करने के बाद। नाउ पहला, As per the rule, drawal of foreign exchange for current account transactions are categorized under 3 heading। जो current account transaction से कोई पैसा निकाला जाएगा और foreign exchange की transaction की जाएगी, उसको 3 कैटेगरी में कर दिया। पहला, transactions for which drawal of foreign exchange is prohibited। पहला ऐसा ट्रांजेक्शन के लिए foreign exchange prohibited है, मना है, नहीं कर सकते। Now second, transaction which needs prior approval of appropriate government of India for drawal of foreign exchange। कि सेकेंड ऐसी ट्रांजेक्शन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको अप्रूवल चाहिए, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है। इसके अंदर जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आ जाता है। नाउ थर्ड, ट्रांजैक्शन विच रिक्वायर्स आरबीआई अप्रूवल फॉर ड्रॉवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तीसरा है ऐसे ट्रांजेक्शन के लिए आरबीआई की अप्रूवल चाहिए। अब देखते हैं इसके 2 ट्रांजेक्शन। पहला, 20,000 लॉटरी का वो देना चाहते हैं अपने यूएसए में, जो अपना बेटा रहता है, उसका बेटा रहता है। नाउ सच रेमिटेंस इज प्रोहिबिटेड, ये रेमिटेंस तो प्रोहिबिटेड है, मना है भाई, नहीं कर सकते लॉटरी का पैसा ट्रांसफर। नाउ एंड द सेम इज इंक्लूडेड द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में इसको मना है। हेंस पी कैन नॉट विड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज फॉर दिस पर्पस, तो पी नहीं निकाल सकता इस पर्पस के लिए। नाउ सेकंड, रेमिटेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मेडिकल ट्रीटमेंट, उसके लिए वैसे तो बताया कि भाई फॉरेन एक्सचेंज में प्रायर अप्रूवल वेयर द इंडिविजुअल कैट्स USD 2,50,000 का है। अगर 2.5 लाख डॉलर से अगर एक्सेस जाते हो तो आरबीआई की अप्रूवल होती है। लेकिन यहाँ पे द शेड्यूल ऑल्सो पर्पस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट द इंडिविजुअल में अवेल एक्सचेंज फैसिलिटी फॉर एन अमाउंट इन एक्सेस द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द लिबरलाइज स्कीम। तो 2.5 लाख से ऊपर भी डॉलर में भी वो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में वो पैसा निकाल सकता है, सो इफ रिक्वायर्ड बाय मेडिकल ट्रीटमेंट। देयरफॉर मिस्टर जेड कैन ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज अप टू 2,50,000 एंड नो प्रायर परमिशन अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। 2.5 लाख डॉलर तक निकाल सकता है, कोई जरूरत नहीं है। फॉर अमाउंट एक्सीडिंग फॉरेन एक्सचेंज बेस्ड ऑन डॉक्टर इंडिया, जो अमाउंट जो एक्सीड होगा द अबव लिमिट ऑथराइज्ड डीलर में रिलीज, तो उसके केस में भी वो पैसा निकाल सकते हैं, बस हॉस्पिटल और डॉक्टर से एस्टिमेटेड अमाउंट ले लेंगे। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। मिस्टर रोहन, एन इंडियन रेजिडेंट इंडिविजुअल डिजायर्स टू ऑब्टेन फॉरेन एक्सचेंज फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। अब मिस्टर रोहन है एक इंडियन रेजिडेंट, वो इंडिविजुअल है, वो पैसे निकालना चाहता है फॉरेन एक्सचेंज इन पर्पस के लिए। पहला, $1,20,000 फॉर स्टडीज अब्रॉड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड गिवन बाय द फॉरेन इन्वेस्टर यूनिवर्सिटी, कर सकता है ये। नाउ गिफ्ट रेमिटेंस अमाउंटिंग टू 10,000, एडवाइस हिम वेदर ही कैन गेट द फॉरेन एक्सचेंज अंडर व्हाट कंडीशंस। गिफ्ट के लिए पैसा ले सकता है,
देख लेते हैं। तो पहला है रेमिटेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर स्टडीज अब्रोड। बाहर पढ़ने के लिए अगर रेमिटेंसेज हो रहा है तो वो 2.5 लाख तक एक लिमिट है, वो कर सकता है विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम द आरबीआई। अबव द लिमिट आरबीआई प्रायर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। उसके 2.5 लाख से ऊपर अगर करते हो तो आरबीआई की अप्रूवल चाहिए। फर्दर प्रोविजन दैट individual may be allowed remittance exceeding USD $250,000 based on the estimated receipt from the institution above। $2.5 से ऊपर भी कर सकता है अगर बाहर की जो कॉलेज है वो बता दी एस्टिमेटेड अमाउंट ये है। इन दिस केस सिंस $1,20,000 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सिर्फ 1,20,000 ये तो आरबीआई की अप्रूवल ही की जरूरत नहीं है क्योंकि 2.5 लाख से कम है। सेकंड, गिफ्ट रेमिटेंस एक्सीडिंग $10,000 अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 of FEMA 1919 certain rules have been made for drawal of foreign exchange for current account transaction से पैसे निकालने के लिए कुछ रूल्स बताए गए हैं। नाउ गिफ्ट रेमिटेंस या करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, गिफ्ट की जो रेमिटेंस है वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कहलाती है और गिफ्ट रेमिटेंस एक्सीडिंग $250,000 कैन बी मेड आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ द आरबीआई। अगर $2.5 से आगे का गिफ्ट दे रहे हो, उससे ज्यादा का गिफ्ट दे रहे हो तो आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। नाउ इन द प्रेजेंट केस 10,000 ही है। सिंस द अमाउंट टू बी गिफ्टेड टू एन इंडिविजुअल मिस्टर वन इज $10,000, 10,000 ही डॉलर दे रहे हो, देयर इज नो नीड फॉर एनी परमिशन फ्रॉम द आरबीआई। तो दोनों केस में कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अपने लॉ के सारे इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स, क्वेश्चन एंड आंसर, एमसीक्यू जो भी आईसीआई ने अपनी स्टडी मटेरियल में दिया था हमने उसे डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने एफर्ट लगाया है आपकी थोड़ी बहुत हेल्प भी होगी और मेरा जो पर्पस था, विजन था इन वीडियोस को रिकॉर्ड करने का वो यही था कि आप लोगों को पता चल जाए कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, शुरुआत कैसे करना है और फ्रेम कैसे करें कि भाई दिमाग में तो है लिखना कैसे, लेकिन कैसे आंसर दें। आंसर पता होने के बाद भी हमारे नंबर कम क्यों आते हैं, क्योंकि हम बहुत ही शॉर्ट में लिखते हैं। तो कैसे आंसर लिखना है उसका ओवरऑल आइडिया मिल जाए और एग्ज़ाम आप क्लियर कर लो। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करना, मन लगा के पढ़ाई करना और एक सच्चा स्टूडेंट बन के रहना। ट्रू स्टूडेंट बनना है आपको, मेहनत करनी है अच्छे से। कोई नहीं कहता मैं 12 घंटे 14 घंटे पढ़ो, अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन ट्रू स्टूडेंट बन के पढ़ाई करना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं किसी नए सब्जेक्ट के साथ नए वीडियो में। ऑल द बेस्ट अगेन, बाय बाय, टेक केयर।